सो गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग ग्रामर हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आपका इनकम्प्लीट था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। एक दिन मैंने केवल ओरल इनको समझाया था आपको। कुछ लोग थे, सभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ कुछ लोग थे उस दिन क्लास में। तो आज मैं उसको फिर से समझा रहा हूं। बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ये बड़ा ही इजी है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले किसी एक स्टूडेंट से बदलाओ, प्लीज स्टैंड अप। कोई भी एक वाक्य बोलिए, कोई भी, एनी सेंटेंस, कोई भी। सीता नाच रही है। इन्होंने बताया सीता नाच रही है, इन्हें कोई अच्छा सेंटेंस ही नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बताया वो देखिए, सीता नाच रही है इन्होंने बोला। एक सेंटेंस हमने लिख लिया, सीता नाच रही है। ध्यान से देखना, सीता नाच रही है, यही सेंटेंस इन्होंने बोला था। यही बोला था ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ और बोला हो, मैंने कुछ और लिखा हो। कंफर्म कर लीजिए एक बार। अगर बदलना हो तो भी बदल दीजिए, नहीं बदलना हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ओके, नहीं बदलना, ठीक है। तो आपने देखा, ये सेंटेंस हमने देख लिया होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार। सीता नाच रही है, ठीक, इन्होंने बोला। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, जो मैंने कहा था जो मर्जी हो वो बोल दीजिए, तो इन्होंने बोल दिया। आपने देखा, इसको हम वाक्य क्यों कहते हैं? पहला मेरा प्रश्न आप लोगों से ये बनता है कि इसको हम वाक्य क्यों कहते हैं? क्या ये एक वाक्य है? पहला प्रश्न। तो कौन बताना चाहेगा? एनी स्टूडेंट जिसको आ रहा हो तो भाई। आर्यन खड़े हो जाइए प्लीज, अब बोलिए। हाँ सर, ये वाक्य है। ये वाक्य है। तो मैं अगर पूछूंगा कि ये क्यों वाक्य है, आप क्यों कह सकते हैं कि ये एक वाक्य है? क्योंकि सर इसका अर्थ है सर। हर्ष, हाँ आपने सही बताया, क्योंकि ये इसका एक कंप्लीट सेंस है, यानी वाक्य की जो परिभाषा है ये उसको पूर्ण करता है। क्या परिभाषा है वाक्य की? 1 सेकेंड, कौन बताएगा वाक्य की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में नहीं आ रहा तो, बिकॉज यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एनी स्टूडेंट प्लीज। A group of words that makes complete sense is called sentence. गुड नेम? Sir, शरद कचौरी, करेक्ट। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया। अब हम इसका हिंदी कर देते हैं, ठीक है। शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। सबको पता चल गया होगा वाक्य की परिभाषा। एक चीज और सीख गए इसमें, क्या हम लोग वाक्य की परिभाषा सीख गए व्याकरण में? क्या? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो तुरंत मुझसे पुटअप कर लीजिए अभी। यही इंग्लिश में था, वही हिंदी में है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, इसलिए क्या है ये? इसलिए ये वाक्य है, ठीक। क्यों वाक्य है? रीजन आपको पता चल गया भाई। इसमें जो शब्द हैं, वर्ण नहीं शब्द, ये एक शब्द है, ठीक है, ये भी एक शब्द है, फिर ये भी एक शब्द है। जहां वर्ण को मिला दिया जाए और उसका कुछ अर्थ कुछ मीन्स निकले, वो शब्द बन जाते हैं। और शब्दों का को सार्थक क्रम में बिठा दिया जाए, यानी व्याकरण की दृष्टि से पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, तो फिर वो वाक्य का रूप ले लेते हैं। और उसका कुछ मीन्स भी निकलना चाहिए, वरना प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। जैसे नाच रही है सीता, ये भी तो बन सकता था, लेकिन वो वाक्य नहीं होगा। मान के चलो इसको हम, इसका सीक्वेंस ऑर्डर अगर चेंज करते, हम बनाते इसको नाच रही है सीता, नाच रही है सीता, ये भी तो बन सकता था, लेकिन ये वाक्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां हमने व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया। सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, ठीक है। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, यही इंग्लिश में होगा। ओके, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो वाक्य के भाग कितने होते हैं, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग कितने होते हैं? ये वाक्य था हमारा, तो हमने इसी से ले लिया, शुरू करिए किया। अब हम बढ़ेंगे वाक्य के भाग।
वाक्य के भाग, भाग कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं, पार्ट। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन दो चीजों से होती है। पहला, ध्यान से देखना, पहला होता है उद्देश्य, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? उद्देश्य। इसको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। भाई हिंदी में याद होता नहीं तो इंग्लिश में याद कर लीजिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और बाकी को इंग्लिश में तो सेंटेंस कहते हैं, सबको पता ही है, वो भी लिख दें। चलो लिख देते हैं। ओके, अब पहला भाग, वाक्य का पहला भाग हो गया उद्देश्य और दूसरा भाग हो गया विधेय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय, यानी प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सबको समझ में आ गया हो? इतने में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई हो? अब बारी आती है, कभी कभार पूछ लेते हैं, यहां तो नहीं लेकिन हाँ हो सकता है पूछने का भी। पता चले आपको नाम ही नहीं पता, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है लेकिन हिंदी में नाम नहीं पता। ठीक है, तो उद्देश्य को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ जो इन्होंने बलदाऊ जी ने बताया। तो बलदाऊ ने बताया था सीता नाच रही है, तो उद्देश्य क्या होता है? सीता। जो किसी भी वाक्य में कार्य करता है वो हमेशा उद्देश्य होता है। ठीक है, और जो बचता है वो सब विधेय होगा। ठीक है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? ये हो गया आपका उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और इस पे मैं बना देता हूं, ये है विधेय। ये क्या बन गया आपका? विधेय। दिख रहा है? आई होप आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इंडिकेशन मैंने जिस पे रिंग बनाया है वो है आपका उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और जिसपे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है वो है आपका विधेय। किसी भी सेंटेंस की रचना दो चीजों से मिलकर होती है, उद्देश्य और विधेय। चाहे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप। उद्देश्य के बाद जो भी बचता है, कई बुकों में अलग अलग तरह से परिभाषा दी है। हम लोग विधेय से प्रश्न कर लेते हैं, कौन, क्या, उसका जवाब आता है तो वो हमेशा उद्देश्य होता है। तो अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हुई। तो उद्देश्य विधेय पहचानने में किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। वाक्य बन गया, वाक्य की ओके बेटा, वाक्य की रचना हो गई उद्देश्य और विधेय से। ठीक है, अब बारी आती है वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। भाई हम लोग पढ़ेंगे किसके, कौन सा ऊपर लिखा हुआ है, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे ना। ठीक, तो ये दो टॉपिक हैं। ये कितने टॉपिक हैं? दो। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्य का विभाजन आपकी बुक के अकॉर्डिंग, यानी क्लास 9th के अनुसार बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, वाक्य की रचना यानी वाक्य के जो भेद होते हैं। अब हम चलते हैं आगे, वाक्य के भेद। इसको नोट करते रहना आप लोग अपने अपने नोट्स में, क्योंकि ये भेद नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा। वाक्य के भेद। ठीक, तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है पहला होता है अर्थ के आधार पर। ठीक, मुख्य रूप से बुक्स में दिया है, कई किताबों में दिया है, मुख्य रूप से वाक्य का विभाजन आप लोगों के 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, पहला अर्थ के आधार पर, अर्थ के, इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर। भाई आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो भूलने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, अपने पॉइंट आप भी बना सकते हैं अपने मन से, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं कराऊं वही आप करें। ठीक है, रचना के आधार पर। इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। इतने में किसी कोई डाउट? जोर से बोलो। गुड। अब सवाल ये आता है कि अर्थ के आधार पर आप लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं अक्सर कितने होते हैं। ठीक है, अक्सर भूल जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो भूल जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा, तो कैसे याद रखेंगे? कोई भी टॉपिक बना लीजिए आप जिससे आप ना भूलें अपने मन में। जैसे भगवान श्री कृष्ण देवकी की कौन सी संतान से? 8वीं।
कौन से इम्तिहान थे? तो ऐसा एक टॉपिक अपने मन में सेट कर लीजिए, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। यानी इसके कितने टाइप होते हैं ऐसे, कुल मिला के कितने होते हैं? 8। और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, ठीक है। कितने? 3। इसके आधार पर होते हैं 3, इसके आधार पर होते हैं कितने? 8। तो 3 के लिए कोई टॉपिक बना लीजिए अपने मन में, जिससे आप ना भूलें। फिर मैं नाम गिनाता हूं, सर रचना पूरी 3 अक्षर का होगा। ठीक है। रचना शब्द देखिए आप 1 2 3 शब्दों से मिलकर बना, ठीक है, बना है ना। तो 3 हम रचना के 3 वर्णों को ले लेते हैं। राम जी पीहू ने बिल्कुल सही बताया, इसको मैंने पहले पढ़ाया था तो याद है, ठीक। तो राम की कितनी माँ थी? 1 2 3, ऐसे बना लीजिए। रचना शब्द में कितने शब्द हैं, कितने वर्ण हैं? 3, इससे बना लीजिए। कौन कौन से होते हैं? चलो हम रचना शुरू करते हैं, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 10th में। तो आपने सबने इंग्लिश में पढ़े हैं, हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं, कितना अंतर है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 वेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं? तो कॉम्प्लेक्स को याद रखिए, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, है ना। तो कॉम्प्लेक्स याद रहेगा। पहला होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सरल, दूसरा संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र, ठीक। इंग्लिश में भी नाम लिखे देता हूं। सरल क्या बोलते हैं? सिंपल। संयुक्त को कंपाउंड, और मिश्र को कॉम्प्लेक्स। सर मिश्रित होता है या मिश्र होता है? मिश्र भी कहते हैं जी, कॉम्प्लेक्स। इतना सामने सबको आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए, कहीं बना लीजिए अपना टॉपिक। अच्छा हाँ, अर्थ के आधार पर नाम तो बनाना भूल ही गए, ठीक है। ये भी काउंट करा लेते हैं, बड़े इजी हैं। तो कौन बताना चाहेगा? क्लास में आप सबने पढ़े हैं, 8th में सब पढ़ के आए हैं, इंग्लिश में पढ़े होंगे हो सकता है, याद नहीं आ रहा। मैं याद दिलाता हूं, बच्चे हैं भाई भूल जाते, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं, डोंट वरी। भाई नाम, पहले नाम आ रहा, नेमिंग आ रही तो पहले नाम ही बता देते हैं सबके। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये तो सबको याद हो गया। अब बारी आती वाक्य के भेदों की, तो इंग्लिश में याद दिलाता हूं, याद आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद आया, आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस याद आया, आ गया होगा, नहीं आया। प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद आया, इंपरेटिव सेंटेंस याद आया, आ गया। ओके, तो अब हम इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस कोई भी पहला होता है, जिसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। देखिए इसके 2-3 नाम एक ही के नाम है। पहला होता है विधानवाचक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, इसी को बोलते हैं, ठीक है। असर्टिव बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हर्ष प्रजापति ने लिखा असर्टिव, तो असर्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, लिख देना। अब यार बोर्ड भर गया थोड़ा सा, मुझे इरेज करना पड़ेगा। नोट हो गया आप लोगों का? अच्छा ठीक है, तो यहां लिख देता हूं। अच्छा याद रहेगा, यहाँ बॉक्स बना देता हूं ताकि बोर्ड अभी इरेज करो। बस आप लोग एक एक करके गिनाते रहिए, ठीक है। तो पहला हो गया क्या? विधानवाचक, इसी के 2 नाम है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, इसी को कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कभी। विधानवाचक, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, इसी के उपनाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा आता है दूसरे नंबर पर? निषेधवाचक, निगेटिव सेंटेंस। ये आपका क्या था? अभी बताया था हर्ष प्रजापति ने, असर्टिव। दूसरा निषेधवाचक, ये है क्या इंग्लिश में? बोलते जाओ भाई, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? नेगेटिव सेंटेंस। सबको पता होगा, कोई है ऐसा? नकारात्मक वाक्य भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पर। सीक्वेंस ऑर्डर में चेंज कर देते, थोड़ा इजी रहेगा। प्रश्नवाचक,
प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही। फोर्थ नंबर सीक्वेंस ऑर्डर थोड़ा सा मैंने बुक से आपके चेंज कर दिया, इसमें आप लोग परेशान मत होना कि सर ने इधर से उधर कर दिया, ये कोई जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में पढ़ा जाए। इसमें आधी भूल ओके, फोर्थ नंबर पर हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है आपका कौन सा? आज्ञावाचक। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में आज्ञावाचक को? इंपरेटिव कहते थे। कंफर्म कर लीजिए पहले, सोच लीजिए। आज्ञावाचक। ठीक है। ऑप्टेटिव किसको कहते थे फिर? अच्छा, ऑप्टेटिव इसको कहते थे, यस सर। वो आप देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश का कंफ्यूजन वो आप चेक कर लीजिए किसको क्या कहते थे। ठीक, हिंदी में बता सकता हूं मैं, कंफर्म बिल्कुल। सर इसमें आधी भूल अच्छा ठीक है, आज्ञावाचक के बाद चलते हैं आगे हम इच्छावाचक। हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छावाचक। हाँ, हिंदी इंग्लिश जरूर बना सकता हूं। जैसे आज्ञावाचक है तो डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस, क्या कहेंगे इसको? डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस। हाँ बेटा, पहला वाला आपने पूछा, पहला वाला है विधानवाचक, साधारण वाक्य, सरल वाक्य। इच्छावाचक, इसको कहेंगे डिनोटिंग डिजायर सेंटेंस। मेरे अकॉर्डिंग जो इनकी इंग्लिश बनेगी। ठीक है, आप अपना देख लीजिए, पहला आपने क्या पढ़ा? इच्छावाचक। 5 हो गए। इसमें आधी भूल अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ गई। ऊपर से मिटा अभी मैं निकालना नहीं चाहता ताकि कुछ लोग अभी नोट हो सकता कर रहे हैं। तो 5 के बाद 6 वालों में यहां लिख देता हूं। इसमें आधी 6 वाला इच्छावाचक के बाद संदेहवाचक। ठीक है, आ जाएंगे उस पर, क्यों परेशान हो। संदेहवाचक करें डाउटफुल सेंटेंस, संदेहवाचक, संदेहवाचक। ओके, फिर चलते हैं 7 नंबर पर। फिर चलते हैं किस पर? संकेतवाचक। ठीक है, इंडिकेटिव सेंटेंस, संकेतवाचक। मैंने इनका सीक्वेंस ऑर्डर बदल दिया, आपकी बुक से हो सकता है सीक्वेंस ऑर्डर ना मैच करे। संकेतवाचक। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसका 8 टाइप्स। विस्मयादिबोधक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते थे इसको? एक्सक्लेमेटरी। ये मुझे कंफर्म पता है इसलिए मैंने बता दिया। विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादिबोधक। ओके, तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी के मन में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए अभी। बोलिए, है कोई डाउट किसी के मन में? नहीं है। ठीक, तो आज आपने क्या क्या सीख लिया? अभी आपने सीख लिया अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। साइड से हट जाएंगे बेटा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे, अभी थोड़ी देर देख लीजिए आप। ओके, रिकॉर्ड हो गया सर, फिर से लिख ओके, अब आ जाए। ओके ठीक, तो आपकी ग्रामर की बुक्स में सब दिया गया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं यहाँ, किसी भी कोई भी बुक हो जिसमें ये टॉपिक दिया हो, वो क्लास कोई भी हो आपकी, इससे कोई मतलब नहीं, क्लास आपकी कोई भी हो। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाता है, बाकी डेफिनेशन थोड़ी ना बदलेगी, वो सेम रहेगी। भाई डेफिनेशन संज्ञा की आप लोगों ने नाउन की पढ़ी थी, वो क्लास 2nd में पढ़ी थी, और फिर वही 3rd में पढ़ी, 4th में पढ़ी, 5th में, 6th में, देन 7th, 8th। लेकिन क्या डेफिनेशन का फॉर्मेशन थोड़ा सा बदलता जाता है, वो विस्तार से थोड़ी सी बढ़ती जाती है, बस इतना चेंजमेंट आता है, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का कभी नहीं बदलता। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया? रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, 8 के नाम: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। इतनी चीज हमने सीख ली। अब इसका जो दूसरा टाइप था रचना के आधार पर, ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, अभी नहीं है। ठीक है, अभी आपका सिर्फ फर्स्ट वाला है, अर्थ के आधार पर। आप चाहें तो मैं करा सकता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं अभी करा सकता हूं, क्लास 9th में ही आपका पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ओके, तो पहले हम लोग आपके सिलेबस में जो है पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर। ठीक, तो मैं डेफिनेशन आपको ओरल समझाता हूं एक एक करके, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि जब आपको परिभाषाएं आएंगी तो हम सब इरेज कर रहे हैं ये। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा समझ में आ रहा सबको? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला हमारा अर्थ के आधार पर सेंटेंस का पहला पार्ट कौन सा था? पहला क्या बताया था आपको? क्या बताया था? याद करिए। विधानवाचक। विधानवाचक, इसी को बोलते हैं क्या? साधारण। एक नाम और है इसका, थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। साधारण सरल के अलावा भी एक और नाम है इसका, एक नाम और आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आ गया तो मैं बता दूंगा तुरंत आपको। सकारात्मक। ओके, ये सब एक ही के नाम है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। जब भी आता है लिख के, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख के आता है अर्थ के आधार पर बताइए, रचना के आधार पर बताइए, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। खतरनाक। ओके, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बता दीजिए भाई, तो मैं वो भी नोट कर दूं। कंफर्म करके बताइए, असर्टिव कहते हैं कि अफर्मेटिव, क्या कहते हैं? सर असर्टिव के साथ दो पार्ट है, नेगेटिव और अफर्मेटिव। अच्छा, कुछ लोग डिक्लेरेटिव लिख रहे हैं भाई, इंग्लिश में रॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। असर्टिव होता है सर मेरे हिसाब से, असर्टिव या अफर्मेटिव। नहीं सर, असर्टिव के साथ दो टाइप। ओके, अफर्मेटिव चेक कर लेना, इंग्लिश की गारंटी नहीं लेता। असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या है सर? ओके, पहले देख लेना, ठीक है। ओके, असर्टिव। अब चलते हैं इसकी तरफ, कैसे पहचानेंगे इसको? बड़ा इजी तरीका है पहचानने का। जिन लोगों ने ये बता दिया कि ये असर्टिव है, उनको डेफिनेशन भी मालूम हो। ठीक भाई, क्लास अच्छी तभी होती है जब इक्वल पार्टिसिपेशन हो शिक्षक का और छात्रों का। ठीक, तो कोई भी एनी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन आती हो इंग्लिश में बताना चाहे तो बता सकता, हिंदी में आती हो तो हिंदी में, जैसा भी जिसको जो लगता हो। कैसे पहचानेंगे इसको मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। पहले मैं आप लोगों से ले लेता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है या नहीं है। एनी स्टूडेंट, कमाल है, क्लास 8th में तो ये काफी थे, फिर भी आप लोग ऐसे बैठ गए बिल्कुल शांति से, जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। बोलो बेटा, कोई भी एनी स्टूडेंट बोलो। सर जिसमें केवल एक क्रिया। तो आई होप स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आज हम शुरुआत नहीं कर पाए इसकी, बेल की आवाज आप तक पहुंच गई होगी, तो थोड़ा सा घर पे आप इंग्लिश में ही देख लीजिए तो जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप करके पढ़ते हैं आप लोग तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, परिभाषाएं तो सब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी ले रहा था कि कितनी जानकारी बच्चों को है इस संबंध में। ठीक, ऋषभ ने बहुत सही बताया, और समृद्ध, कीप साइलेंट, ये दोनों, समृद्ध के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हिंदी में, केवल 1 और 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, यही वजह है। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको कल की क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, जो आपका रह गया है स्टार्टिंग से, यहीं से अच्छा लगा कि शुरुआत नहीं हो पाई, यहीं से कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन गुड बाय स्टूडेंट्स।